कुआलालंपुर, मलेशिया, मार्च 8, 2014। रात के 12:25, 45 सेकंड्स, 46, 47, 48। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक बोइंग 777 रेडी हो रही थी डिपार्चर के लिए। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 एक डेली पैसेंजर फ्लाइट है फ्रॉम कुआलालंपुर, मलेशिया टू बीजिंग, चाइना। 12:42 पर फ्लाइट 370 को क्लियरेंस दी जाती है डिपार्ट करने के लिए। उस फ्लाइट पर होते हैं कैप्टन जहारी अहमद शाह, फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हामिद, 10 cabin crew members and 227 passengers. Number control Malaysian 370. Malaysian 370, Lumpur radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Less than an hour into the flight, वो फ्लाइट फ्लाई कर रही होती है साउथ चाइना सी के ऊपर से एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट। नाइट स्काई भी क्लियर होता है, वेदर भी सही होता है, एंड जैसे ही फ्लाइट MH370 वियतनामीज एयर स्पेस में घुसने वाली होती है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो हो ची मिन सिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल कर दे। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट MH370 को कॉल करके गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन शायद ये उनका आखिरी गुड नाइट हो सकता था, क्योंकि उस गुड नाइट मैसेज के ठीक 1 मिनट 43 सेकेंड्स बाद फ्लाइट MH370 गायब हो जाती है रेडार्स से फ्रॉम कुआलालंपुर, बैंकॉक एंड हो ची मिन सिटी। ऐसे टाइप की पोजिशनल ट्रैकिंग सिर्फ हो सकती है अगर उस प्लेन में 2 ट्रांसपॉन्डर्स हो, एंड वो 2 ट्रांसपॉन्डर्स ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिनसे पता चलता है कि वो प्लेन की पोजीशन कहाँ है। तो या तो वो दोनों ट्रांसपॉन्डर्स खराब होकर खुद से बंद हो गए, या तो किसी ने उन्हें मैनुअली बंद किया था। फ्लाइट MH370 को कांटेक्ट करने के सारे अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल होते हैं, एंड अपना बीजिंग का शेड्यूल्ड टाइम ऑफ अराइवल कुछ 4 घंटे बाद मिस करने के बाद MH370 को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ मिसिंग फ्लाइट। एंड इसी से शुरू होने वाला था द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्च एफर्ट इन एविएशन हिस्ट्री, द वैनिशिंग ऑफ फ्लाइट MH370। इनिशियली फ्लाइट MH370 का जो सर्च एरिया था ढूंढने का, वो उन्होंने रखा था जहां पर ट्रांसपॉन्डर्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद किया था। लेकिन एक चीज़ उन्हें जो नहीं पता थी वो हमें पता चली थी मिलिट्री ट्रांसपॉन्डर्स से। लॉन्ग रेंज मिलिट्री रेडार डिपेंड करता है रिफ्लेक्टेंस पे, एंड उसकी मदद से हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली कि जब फ्लाइट MH370 गायब हुई थी सारे रेडार सिस्टम से, उसके बाद फ्लाइट MH370 ने हल्का सा एक राइट टर्न लिया था एंड एक पूरा लेफ्ट टर्न लिया था ओवर द मलेशियन पेनिनसुला, एंड पेन्यांग आइलैंड से राइट लेकर वो सीधा गए थे। एंड सीधा जाने के कुछ टाइम बाद फ्लाइट MH370 उस रेडार से भी गायब हो गई। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज स्ट्रेट ऑफ मलाका, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में एक्सट्रीम सर्चेस हुए, लेकिन फ्लाइट MH370 का कोई नामो निशान नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट 370 के सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसको हम सैटकॉम बोलते हैं, एंड वो ग्राउंड से सैटेलाइट तक सिग्नल्स भेजता है, एंड उसमें सिग्नल सेंड और रिसीव होते हैं। चेक करने पर यह पता चला कि MH370 के सिस्टम ने सैटकॉम पर लॉगिन किया था बिफोर डिपार्चर, एंड वो कनेक्टेड था पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से। एंड उस स्टेशन में रिपोर्ट थी जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हुए थे बिटवीन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया वाला स्टेशन एंड फ्लाइट 370। सब कुछ सही था अंटिल द फ्लाइट वाज ओवर द साउथ चाइना सी, एंड जब वो वैनिश हुई एंड वो यू टर्न लेकर पेन्यांग आइलैंड से राइट गई, उस टाइम पर सारे कनेक्शंस टूट गए सैटेलाइट के विद द पर्थ स्टेशन। लेकिन एक चीज़ जो मिलिट्री भी नहीं पता कर पाई थी वो ये था कि 3 मिनट्स आफ्टर वैनिशिंग ओवर द अंडमान सी, फ्लाइट MH370 के साथ सैटकॉम लिंक वापस रीइस्टैब्लिश हुआ था, एंड वो 6 घंटे बाद टूटा था, मे बी बिकॉज ऑफ फ्यूल एग्जॉशन या प्लेन क्रैश कर गया होगा। लास्ट के कुछ घंटों में 2 अटेम्प्ट्स किए गए थे सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू कॉल करने के MH370 पे, लेकिन दे वेंट अनआंसर्ड। अब होता ऐसा है कि अगर फ्लाइट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन 1 घंटे तक ग्राउंड स्टेशन तक नहीं आई है, तो ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट सिग्नल्स भेजकर पता करता है कि इफ़ द
द कनेक्शन इज स्टिल ऑनलाइन। एंड इस केस में भी यही हुआ। अब इन सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू पोजीशन पता लगाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक चीज और की जा सकती थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने मेजर किया कि कितना टाइम लगा था सैटेलाइट से MH370 तक वो सिग्नल्स पहुंचने में, एंड उसके बेसिस पर 7 रिंग्स बनाए वो प्रोबेबल लोकेशंस के जहां जहां से वो सिग्नल्स आए होंगे। फ्यूल कंजम्पशन, ट्रैजेक्टरी एंड स्पीड को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने फाइंड आउट किया एक प्रोबेबल आर्क इन द सदर्न इंडियन ओशन जहां से सैटेलाइट का आखिरी सिग्नल आया था MH370 का। एंड क्योंकि ये सदर्न इंडियन ओशन का आर्क ऑस्ट्रेलियन जुरिस्डिक्शन के अंडर आता था, इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने चार्ज लिया इस ऑपरेशन का। आगे के कुछ वीक्स में सर्च को रिफाइन किया गया, लेकिन जिस आर्क की हम बात कर रहे थे वो बहुत ही रिमोट लोकेशन में था एंड उसको पहुंचने में ही 6 दिन लग गए थे। 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ओशन को कवर करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला था। सरफेस पे सर्च करने के साथ साथ अंडर वाटर सर्च भी जारी थी। अंडर वाटर सर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हाइड्रोफोन्स। ये हाइड्रोफोन्स रिकॉर्ड करते हैं कोई भी साउंड जो अंडर वाटर आती है, एंड उनसे कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वो था ये। इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला कि ये साउंड जो हाइड्रोफोन्स ने पिकअप की थी, ये कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से थी। 2 और चीजें ऐसी थी जो फ्लाइट 370 में थी, जिनको कहते हैं अंडर वाटर लोकेटर बीकन्स। ये अंडर वाटर बीकन्स अप टू 40 डेज सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं जो पिकअप किए जा सकते हैं, एंड इसको पिकअप करने के लिए ऑटोनॉमस सबमरीन्स का यूज हुआ था, लेकिन उसमें भी हमें कुछ नहीं मिला। अनटिल 16 मंथ्स लेटर इंडियन ओशन के एकदम ऑपोजिट साइड साउथ ऑफ मैडागास्कर एक आइलैंड है रियूनियन। वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल क्लीन अप कर रहा था बीचेस को, एंड तभी उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखी जो शायद इस केस को पूरा खोल सकती थी। उनको दिखा एक 2 मीटर लॉन्ग मेटालिक ऑब्जेक्ट, एंड एविएशन एक्सपर्ट से कंफर्म करने के बाद ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट MH370 का था। लेकिन ये डेब्री इतना दूर कैसे पहुंच गया था? सिमुलेशंस करने के बाद ये पता चला कि शायद MH370 इंडियन ओशन में उस जगह पे क्रैश किया होगा, एंड सिंस 1 साल हो चुका है ये डेब्री फ्लोट करते करते इधर आ चुका है। इस डिस्कवरी के बाद साउथ ईस्टर्न अफ्रीका के शोर लाइन्स पर एक्सटेंसिव सर्च स्टार्ट हो गई, एंड एटलीस्ट 31 एडिशनल आइटम्स हमें उन शोर लाइन्स से मिले। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो MH370 से शायद बिलोंग करती थी या शायद नहीं बिलोंग करती थी। 3 were likely to be from MH370, 8 were highly likely to be from MH370, 7 were probably from MH370, and actually सिर्फ 3 confirmed थे जो शायद MH370 से बिलोंग करते थे, एंड उसके अलावा जो 11 और ऑब्जेक्ट्स मिले थे वो अनआइडेंटिफाइबल थे। उनमें से किसी पे भी कोई एक्सप्लोजन के मार्क नहीं थे। MH370 को ढूंढने के लिए सर्च एक्सटेंसिवली चल रही थी until अर्ली 2017, जब सर्च को सस्पेंड कर दिया गया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसके बाद ओशन इन्फिनिटी करके एक कंपनी ने उस सर्च को उठाया, लेकिन 1 साल बाद उनको भी कुछ नहीं मिला। एंड जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि फ्लाइट 370 एग्जैक्टली कहाँ पे क्रैश हुआ है, हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि वो क्यों क्रैश हुआ था। लेकिन हर एक मिस्ट्री के साथ होती हैं थ्योरीज, एंड वही थ्योरीज रिवॉल्व कर रही थी अराउंड MH370। सबसे पहली थ्योरी ये स्टेट करती है कि 2 लोग अपने फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे MH370 में, लेकिन उनको किसी भी गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं कर पाई गवर्नमेंट। हो सकता था वो कंट्री बस छोड़कर जाना चाहते हो रादर देन हाईजैकिंग MH370। सिमिलर सस्पिशंस रेज किए गए थे हाईजैकिंग के, जब लोगों को पता चला था कि उस फ्लाइट पर एक फ्लाइट इंजीनियर भी थे जिनको शायद एक बोइंग 777 को हैंडल करना आता होगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि अपार्ट फ्रॉम द 239 पीपल देयर ऑन MH370, 3000 मेट्रिक टन्स का कार्गो भी था उस पर। एंड जब उस कार्गो की लिस्ट चेक की गई, उसमें हमें पता चला कि एक लिथियम आयन का कंसाइनमेंट उस फ्लाइट पर जा रहा था। एंड हो सकता है कि मिड फ्लाइट उस लिथियम आयन कंसाइनमेंट की वजह से फायर लग गई होगी, जैसा कि हुआ था UPS एयरलाइन 6 में जो दुबई में क्रैश की थी सितंबर 3, 2010 को।
एंड उसमें भी लिथियम आयन बैटरीज होने की वजह से आग लग गई थी एंड एक्सप्लोजन हुआ था। एक और रीजन हो सकता है इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन। स्विस एयर फ्लाइट 111 भी क्रैश किया था एक इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन की वजह से इन सितंबर ऑफ 1998। तो मे बी फ्लाइट 370 पे कोई फायर की वजह से सैटकॉम एंड ट्रांसपॉन्डर्स का जो लिंक है वो पूरी तरीके से टूट गया होगा एंड पायलट्स ने अटेम्प्ट किया होगा वापस मलेशिया में आकर नियरेस्ट किसी एयरपोर्ट पे लैंड करने का, लेकिन वैसा कोई अटेम्प्ट उस दिन हुआ ही नहीं। एक रीजन ये भी है कि शायद एक हाई ऑल्टीट्यूड पे कैबिन प्रेशर कम होने की वजह से पायलट्स इनकैपेसिटेट हो गए होंगे एंड वो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद फ्लाइट ऑटो पायलट में चला गया होगा एंड उसके बाद फ्लाइट 6 आवर्स तक चलती रही अंटिल द फ्यूल रैन आउट एंड वो फ्लाइट इंडियन ओशन में क्रैश कर गई। मिलिट्री रेडार्स एल्टीट्यूड्स का पता लगाने में काफ़ी माहिर होते हैं, लेकिन वो कभी कभी बहुत इनकंसिस्टेंट डेटा देते हैं। इसी वजह से उस डेटा पर तुम रिलाय नहीं कर सकते हो। जैसे फ्लाइट 370 के केस में मिलिट्री रेडार ने ये पकड़ा कि फ्लाइट MH370 एक टाइम पर 58,200 फीट्स पर ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वो 15,000 अबव इट्स एक्चुअल लिमिट है जो कि बोइंग 777 जा सकती है। एंड उसके कुछ देर बाद ही फ्लाइट नोज डाइव कर लेती है 50,000 फीट्स नीचे एट 4,800 फीट। एंड ये डेटा दिया था मिलिट्री रेडार ने, विच वॉज हाईली इनकन्सिस्टेंट एंड उसको कभी कंसिडर ही नहीं किया गया। एक थियोरी पॉइंट करती है हाईजैकिंग की तरफ, एंड हाईजैकिंग बाय नो वन एल्स बट द पायलट और द को पायलट और बोथ। तो जो कैप्टन थे MH370 के, उनके घर से एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला था, जिसके अगर तुम सेव फाइल्स में देखो तो उस फ्लाइट सिम्युलेटर में वही पाथ डला हुआ था जो फ्लाइट पाथ MH370 ने एक्चुअली फॉलो किया। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी ये चीज़ कहीं भी रिलीज़ नहीं की कि द पायलट और द को पायलट वॉज इन्वॉल्व। अगर तुम फ्लाइट के कैप्टन की बात करो, ज़हारी अहमद शाह, वो 53 ईयर्स ऑफ एज के थे, उनकी एक वाइफ और 3 बच्चे थे एंड उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, ना फाइनेंशियल ना बिहेवियरल। ज़हारी अहमद शाह ने यूट्यूब वीडियोस भी बनाई थी फॉर कम्युनिटी हेल्प यूजिंग द फ्लाइट सिम्युलेटर। एक ऐसा इंसान क्यों फ्लाइट को क्रैश करेगा? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से ये बोला जाता है कि फ्लाइट 370 जो पेनियांग आइलैंड से राइट मूव की थी, इसलिए मूव की थी क्योंकि ज़हारी अहमद शाह पेनियांग आइलैंड पे पैदा हुए थे एंड वो अपने होम टाउन का लास्ट व्यू देखना चाहते थे। लेकिन ये थ्योरीज कभी प्रूव नहीं हो पाई। अब आ जाते हैं को पायलट पे। हामिद बहुत जल्दी शादी करने वाले थे एक फेलो पायलट से एंड उनको भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी, मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ थी हामिद की उस रात जो पुलिस को बाद में पता चली। जब फ्लाइट पेनियांग आइलैंड के ऊपर से क्रॉस कर रहा था, एक iPhone 5 कनेक्ट हुआ था इंटरनेट से एंड वो iPhone 5 था हामिद का। लेकिन उससे ना कोई कॉल ना कोई टेक्स्ट गया था, इट वॉज जस्ट अ लोकेशन बेस्ड सर्विस जो कनेक्ट हुई थी। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन चीज़ों पे लोगों ने बात की है, लेकिन कभी भी ये चीज़ पता नहीं चल पाई कि MH370 एक्चुअली क्यों क्रैश किया, या वो क्रैश किया भी कि नहीं किया। इस पे भी कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक कवर अप के लिए MH370 was shot down by an American naval base। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि MH370 जब पेनियांग आइलैंड से राइट मुड़ा था तो वो कभी भी उल्टा घूमकर सदर्न इंडियन ओशन की तरफ नहीं आया, वो सीधा चला गया अनडिटेक्टेड कजाकिस्तान की तरफ। एक आखिरी चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो ये है कि जब सदर्न इंडियन ओशन की तरफ फ्लाइट मूव की थी तो सीधे पाथ में फ्लाइट को रखना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। फॉर 6 स्ट्रेट आवर्स तुम सीधा नहीं जा सकते। तुम्हारी फ्लाइट कहीं ना कहीं डेविएट करी होगी टू अकाउंट फॉर द एयर रेजिस्टेंस एंड टर्बुलेंस, एंड उस चीज़ को कभी अकाउंट में लिया ही नहीं गया। तो हो सकता है कि फ्लाइट 370 एक्चुअली थोड़ा मूव करते हुए क्रिसमस आइलैंड्स के पास जाकर क्रैश की हो, जहाँ पर आज तक ना एयर सर्च ना अंडर वाटर सर्च कभी भी किया गया है। इस वीडियो को बनाते टाइम 2024 में ओशन इन्फिनिटी ने फिर से बोला है कि वो सर्च करेंगे फॉर MH370 एंड उन्होंने ये भी बोला है नो फाइंड नो फी। मतलब अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो बिल्कुल भी कोई फी चार्ज नहीं करेंगे मलेशियन गवर्नमेंट से। आज तक MH370 की मिस्ट्री
कभी भी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन क्या पता इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व